हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का पार्ट 4। लास्ट पार्ट 3 में हमने देखा था कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी को भी देखा था। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट we see the law of equipartition of energy which is very important law। इस पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और 1 मार्क के लिए भी आ सकता है कि स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, पर पहले स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, आपको एकदम से नहीं समझ में आएगा। थोड़ी सी उसकी थ्योरी आप अभी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज़ गिवन बाय द इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल क्या है, बट हियर वी कंसिडर काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग कंसिडर करना है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी सपोज कीजिए इसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ वी एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग द वेलोसिटी इज़ वी वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो रहेगी इट इज़ वी जेड। नाउ द काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल वो कैसी रहेगी। तो मैं यहाँ पे पूरा लिखती हूँ फिर से, और अच्छे से लिखती हूँ, आप भी मेरे साथ ये लिखिएगा। तो क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज़ क्या रहती है सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने कहा था कि अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, तो इट इज़ के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर, वाई के लिए लिखेंगे प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वेयर। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब इफ़ वी कंसिडर टेम्परेचर T, देन व्हाट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कैसी रहेगी ये इसको निकालेंगे। तो हर बार ऐसा नहीं लिखेंगे अभी हम कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ऐसे न लिखते हुए वी डिनोट इट बाय दिस ब्रैकेट। तो अगर ये ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही है और ऐसा काइनेटिक एनर्जी अगर लिखा है तो मीन्स इट इंडिकेट्स काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगी। तो इट इज़ आल्सो द ये जो फर्स्ट टर्म है हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर, तो ये ब्रैकेट में उसको डालेंगे। ठीक है, तो इट इज़ द हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर पर मॉलिक्यूल प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वेयर पर मॉलिक्यूल प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वेयर पर मॉलिक्यूल, ऐसे ही रहेगी। ठीक है, समझ में आया। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल को अब कैसे डिनोट करेंगे, ये ब्रैकेट में डिनोट करेंगे। ठीक है, ये अब आपने ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, पर अपने बुक में इस प्रकार से दिया है इसलिए हम इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। नहीं तो आप किसी ने अगर ऐसा भी लिखा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल तो ये भी चलेगा, या आपने ऐसा भी लिखा डिवाइडेड बाय पर, या ये पूरी टर्म और पर मॉलिक्यूल, ऐसा भी चलेगा। ठीक है, बट हम बुक के जैसे लिखेंगे। बुक में कैसे दिया है, देखो बुक में दिया है ये उसको, ये ब्रैकेट में जो आपको दिखाई दे रही है वो ब्रैकेट में इनक्लोज किया है, तो उस हिसाब से ही हम यहाँ पे लिखेंगे बुक के जैसा ही। ठीक है, तो क्या आता है फिर यहाँ पे मैं लिखती हूँ काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो नीचे लिखती हूँ फॉर ए गैस एट टेम्परेचर T, the average kinetic energy per molecule is denoted
एज कैसा डिनोट करेंगे, ये ब्रैकेट में उसको एनक्लोज करके काइनेटिक एनर्जी ऐसे दिखना है, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। इसको लिखेंगे अब ऊपर के इक्वेशन को ये ब्रैकेट में डाल के सिर्फ लिखना है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर, इसको भी ये ब्रैकेट में डालेंगे, प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वेयर। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो आपको ये सब दिखाई दे रही है, ये है मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल। हमने देखा था कि इन दिस केस देर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट ही हमारा ये पार्ट हो गया है, तो ओनली काइनेटिक है, इसलिए ये हम थेरी देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, इट इज़ प्योरली काइनेटिक, सो हियर पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट देयर, नॉट प्रेजेंट, सो वी राइट दिस इज़ द मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल का हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन भी निकाला था, E/N इज इक्वल टू 3/2 kBT, उसको ही लिखना है अभी हमको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको रिकॉल करती हूँ फिर से, बट मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल, mean energy per molecule, that is it is written by or given by E/N, mean energy per molecule, N stands for number of molecules, ठीक है। E/N ये हमने निकाला था 3/2 kBT, ओके, ये रहती है। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हर टर्म की, यानी यहाँ पूरी जो मीन एनर्जी है उसकी वैल्यू अगर 3/2 kBT होती है तो हर टर्म की वैल्यू क्या होगी फिर, क्योंकि आंसर अपना 3/2 kBT आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाफ kBT पहले टर्म की, फर्स्ट टर्म की हाफ kBT, सेकंड की हाफ kBT, थर्ड की हाफ kBT, अगर ऐसा होती है वैल्यू अगर निकलती है तो वी गेट द टोटल वैल्यू 3/2 kBT, ठीक है। अब देखो आपको अभी समझ में आएगा, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, तो यहाँ पे अब मीन वैल्यू लिखनी है हमको एनर्जी की, तो क्या लिखेंगे फिर, जैसे E/N की जगह हम लिखेंगे E/N 3/2 kBT लिखा था हमने, तो 3/2 kBT ये टोटल वैल्यू है। अगर सिंगल की क्या वैल्यू रहेगी, फर्स्ट टर्म थी अपनी हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, उसकी वैल्यू इक्वल रहेगी हाफ एम वी वाई स्क्वेयर, इट इज़ इक्वल टू हाफ, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू लिखना रहेगा, हाफ एम इक्वल टू हाफ एम वी वाई स्क्वेयर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, तो इट इज़ इक्वल टू, अच्छे से लिखती हूँ, it is equal to half mvy square, all the three terms are equal to half kBT। अगर सभी ये टर्म की वैल्यू हर एक की हाफ kBT अगर आपने सब्सटीट्यूट की तो वी गेट द टोटल वैल्यू 3/2 kBT, ठीक है। देखो क्योंकि यहाँ पे मैं समझाती हूँ, E/N इट इज़ इक्वल टू, हमने क्या बोला था, 3/2 kBT ऐसा बोला था ना, तो अगर, और हमारे पास इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वेयर, ये इक्वेशन है। हर एक में अगर आपने 1/2 kBT वैल्यू डाली, अब फर्स्ट टर्म की 1/2 kBT प्लस 1/2 kBT और प्लस 1/2 kBT, अगर ये वैल्यू डाली वी गेट 3/2 kBT, ठीक है। तो एवरी टर्म हैविंग द वैल्यू 1/2 kBT, इसीलिए बोला है। तो ये मीन एनर्जी जो है विच इज़ एसोसिएटेड विथ एनर्जी एवरी कंपोनेंट, दिखाई दे रहा है आपको, एवरी कंपोनेंट कौन सा, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, इट इज़, ये क्या है,
इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी है ना। हाफ एम वी एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी वाई स्क्वायर भी काइनेटिक एनर्जी है, और हाफ एम वी जेड स्क्वायर भी काइनेटिक एनर्जी है। दे आर नोन एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। उनको क्या बोलेंगे अभी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये है ऑल द थ्री आर द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और उनमें जो टर्म है आप देखोगे हर एक का पावर क्या है? 2 है। तो हियर वी से दैट इट इज़ क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी। क्वाड्रेटिक क्यों बोला है, समझ में आया क्या? पावर है 2, वेलोसिटी की पावर क्या है? 2 दिखाई दे रही है, हर एक इसमें वेलोसिटी की पावर 2 है। तो अभी वर्ड क्या यूज़ करेंगे? क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो विच इज़ क्वाड्रेटिक इन द वेलोसिटी कंपोनेंट, और कौन से डायरेक्शन में है? इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, एंड उसकी वैल्यू कितनी है? हाफ kBt है, ठीक है। एंड हेंस द टोटल ट्रांसलेशन एनर्जी कंट्रीब्यूशन जो है मॉलिक्यूल का वो कितना होगा है? इट इज़ 3/2 kBt। टोटल कितना मिला आपको? 3/2 kBt। समझ में आया ना कि जो मीन एनर्जी है विच फॉर एवरी कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हर एक कंपोनेंट की हर एक कंपोनेंट कैसा है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट है। तो इसमें जो वेलोसिटी जो है वो कैसी है? इट इज़ क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक यानी पावर इज़ 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इन द वेलोसिटी कंपोनेंट एंड इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, एंड इज़ क्या है? क्या एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में है, और उसकी हर एक की वैल्यू कितनी है? हाफ kBt है, ठीक है। एंड देयरफॉर द टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज़ 3/2 kBt। तो इसको थोड़ा सा शॉर्टली हम लिखेंगे, जो मैंने बोला है उसको शॉर्टली लिखेंगे। ये रफ वर्क सब मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ तक आपको हाफ kBt हर एक टर्म होने की वजह से अब ये समझ में आया होगा। इस पर से क्या कंक्लूजन अपने को निकालना है वो कंक्लूजन हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या कंक्लूजन है निकलता है फिर कि एवरी टर्म जो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एवरी टर्म, आप भी मेरे साथ लिखो एवरी टर्म ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसी है? हर एक में स्क्वायर दिख रहा है वेलोसिटी को, तो यहाँ पे लिखना है विच इज़ क्वाड्रेटिक, स्क्वायर को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इन द वेलोसिटी कंपोनेंट, इन द velocity component along x, y and z direction, along x, y, z and z direction, x, y and z direction कितनी है उसकी वैल्यू? इज़ हाफ kBt। कितनी वैल्यू है? हाफ kBt। एंड देयरफॉर टोटल ट्रांसलेशनल, जो टोटल ट्रांसलेशनल के कितनी होगी फिर? टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल इज 3/2 kBt, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो अभी हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट देखेंगे जो पहले मैंने दिखाया था। तो वो स्टेटमेंट क्या है अब आपको इजीली समझ में आएगा क्या है स्टेटमेंट। तो फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, थर्मल इक्विलिब्रियम पे गैस है, टेम्परेचर T है, द एवरेज एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म, हर एक क्वाड्रेटिक टर्म यानी हाफ mv x स्क्वायर, ये जो है
तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक टर्म, फिर हाफ एम वी वाई स्क्वायर सेकेंड क्वाड्रेटिक टर्म, एंड थर्ड है वन है हाफ एम वी जेड स्क्वायर, यानी वेलोसिटी की क्वाड्रेटिक टर्म, यानी पावर 2 है वेलोसिटी का, वो बोल रहे हैं। तो द एवरेज एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज, इसकी वैल्यू क्या है, इट इज़ इक्वल टू हाफ के बी टी। तो यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे प्लस की साइन निकल जाएगी और हर एक की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, इट इज़ इक्वल टू आएगा बीच में, इक्वल टू हाफ के बी टी। ठीक है, तो फिर से एक बार स्टेटमेंट बोलते हैं, आप भी मेरे साथ बोलो, आपका लर्न होगा। फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट अ टेम्परेचर टी, द एवरेज एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज़ हाफ के बी टी। ओके, समझ में आया। फिर तो नेक्स्ट हम अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी क्या है वो देखेंगे। तो पहले आपको मैं एक बताती हूँ कि ये क्या है, कि अगर सपोज़ कीजिए एखादा जो मॉलिक्यूल है या एखादी सिस्टम है, तो अगर इट इज़ मूविंग अलॉन्ग, और मॉलिक्यूल ही बोलिएगा, अगर इफ़ द मॉलिक्यूल इज़ मूव इन अ स्पेस में है, दैट इज़ इट्स लोकेशन इज़ अलॉन्ग एनी डायरेक्शन, दैट इज़ अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन एंड अलॉन्ग जेड डायरेक्शन, तो इट हैज़ 3 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इट्स लोकेशन। उसकी लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो कहा कैसे है, इट इज़ मॉलिक्यूल इज़ फ्री टू मूव इन स्पेस। ठीक है, स्पेस में है तो वो कैसा भी जाएगा अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसकी लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए इट हैज़ 3 कोऑर्डिनेट्स टू रिक्वायर इट्स लोकेशन। ठीक है, तो हियर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी क्या है, इट इंडिकेट्स द कोऑर्डिनेट्स विच डिस्क्राइब द पोजिशन एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, क्या डिस्क्राइब करेगा, पोजीशन डिस्क्राइब करेगा, कहाँ है वो पार्टिकल, और उसका लोकेशन डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, कहाँ है और पोजीशन और मोशन डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स को ही बोलेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। समझ में आया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी क्या है, कि अगर मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, दैट इज़ अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है मीन्स क्या है, कि इट इज़ ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज़ रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द लोकेशन, यानी पोजिशन एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, यानी एक ही कोऑर्डिनेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये पार्टिकल, सपोज दिस इज़ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन इफ वी हैव टू डिस्क्राइब और वी हैव टू लोकेट इट्स पोजिशन, देन ओनली वन कोऑर्डिनेट इज़ नेसेसरी, दैट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए, और ओनली वी रिक्वायर 1 वेलोसिटी कंपोनेंट, दैट इज़ इट इज़ डिनोटेड बाय वी एक्स। एक ही वेलोसिटी लगेगी, इट इज़ डिनोटेड बाय वी एक्स टू डिस्क्राइब इट्स मोशन। सो हियर वी से दैट इट हैज़ ओनली 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है 1 है, क्योंकि 1 कोऑर्डिनेट इज़ नेसेसरी फॉर इंडिकेट इट्स लोकेशन और पोजिशन एंड मोशन। सो हियर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई उसकी, 1 हो गई। समझ में आया। अगर कहीं पे भी वो मूव हो रहा है तो 3 यानी इट कैन बी मूव अलॉन्ग एक्स वाई जेड डायरेक्शन। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है तो उसको कितने इसकी ज़रूरत रहेगी, एक्स कोऑर्डिनेट की, वाई कोऑर्डिनेट की और जेड कोऑर्डिनेट की। और वेलोसिटी कंपोनेंट भी कितने की ज़रूरत हो गई, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। दैट इज़ वी से दैट इन दिस केस इट हैज़ कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है तो एक ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है। सो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए, 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। और अगर वो प्लेन में मूव हो रहा है तो प्लेन में मूव होने की वजह से क्या होता है कि ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि वो x और y पे ही मूव हो रहा है, तो ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इट्स मोशन, दैट इज़ x और y। ये 2 ही कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। और वेलोसिटी कंपोनेंट्स कितने लगेंगे टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, vx और vy। सो इन दिस केस वी से दैट इट हैज़ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
ठीक है, कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझ में आया ना कि स्ट्रेट लाइन पाथ अगर फॉलो कर रहा है तो एक कोऑर्डिनेट लगेगा टू लोकेट इट्स पोजीशन एंड 1 कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी टू स्पेसिफाई इट्स मोशन, देन और टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, देन वी से दैट इट हैज़ ओनली 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। समझ में आया? तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? दे आर द कैसे है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, और किसके लिए यूज़ करते हैं वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स? टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, और अब डेफिनेशन को देखेंगे। अब आपको डेफिनेशन थोड़ी इजी जाएगी। देखो डेफिनेशन को मैं रीड करती हूँ। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्या है वो? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मीन्स टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ भी बोल सकते हो। अगर ये याद नहीं रहता है, इसको ओमिट भी कर दिया तो भी चलेगा, उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ भी बोल सकते हो। और दे आर द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर, किसके लिए उसकी ज़रूरत है? टू डिस्क्राइब द पोजिशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कम्प्लीटली। ठीक है, किसके लिए यूज़ करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे, पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कम्प्लीटली। अगर वो मूव हो रहा है तो मोशन उसका डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, मोशन डिस्क्राइब करने के लिए उसकी ज़रूरत रहेगी। ठीक, समझ में आया? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी क्या है फिर? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कम्प्लीटली। ठीक है, समझ में आया ये? तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो कि ऐसी डेफिनेशन आ सकती है। तो डिफाइंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो मैंने जैसे पहले ही बोला था कि इफ़ वी कंसिडर, ये फर्स्ट पॉइंट को मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया है, पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कब रहेगा। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कब रहेगा? इफ़ वी कंसिडर द पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ मूव हो रहा है और एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है, ठीक है, तो टू लोकेट इट्स पोजिशन वी रिक्वायर ओनली 1 एक्स कोऑर्डिनेट, एक ही एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, और वी हैव टू, और टू डिस्क्राइब इट्स मोशन के लिए ओनली 1 वेलोसिटी कंपोनेंट दैट इज़ Vx की आवश्यकता पड़ेगी सिर्फ। ठीक है, तो वी से दैट इट हैज़ ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब सेकंड पॉइंट को देखो। इफ़ मॉलिक्यूल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन अ प्लेन सरफेस, ये भी मैंने आपको बोला है कि प्लेन सरफेस पे मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया मॉलिक्यूल को, तो वो 2 डायमेंशनल है प्लेन सरफेस, दैट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस ओनली। तो इट इज़ नेसेसरी, दैट इज़ वी हैव टू रिक्वायर 2 कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई टू डिस्क्राइब इट्स लोकेशन। उसकी लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए कितनी कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी? 2 कोऑर्डिनेट्स की। और कितने वेलोसिटी कंपोनेंट्स रहेंगे? 2 कंपोनेंट रहेंगे, एक रहेगा Vx, एक रहेगा Vy टू डिस्क्राइब इट्स मोशन। हेंस इट हैज़ कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे उसको? इट हैज़ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, समझ में आया? अब 3 नंबर का पॉइंट देखते हैं कि अगर मॉलिक्यूल फ्री है, free to move anywhere in the space, then to describe or to locate its position, we have to require 3 coordinates, that is x, y and z along xyz axis, and 3 velocity component, that is Vx, Vy and Vz। कितने? 3 की आवश्यकता रहेगी, दैट इज़ इट हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसलिए उसकी कितनी डिग्रीज यानी प्लूरल फॉर्म में लिखना है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी। ठीक है, समझ में आया? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? ये एक नंबर है, कोऑर्डिनेट है टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझ में आया? फिर तो अब देखेंगे कि ऐसा ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस डिपेंड्स। ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो किसके ऊपर डिपेंड है? तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये किसके ऊपर डिपेंड है? फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन द एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मीन्स क्या है? दैट इज़ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ गैस मॉलिक्यूल्स।
एटोमिसिटी मीन्स क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सॉरी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए गैस मॉलिक्यूल। ओके, गैस मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं एटोमिसिटी। ओके, और इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। सेकेंड फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके ऊपर डिपेंड है फिर, एटोमिसिटी, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ गैस मॉलिक्यूल्स, और सेकेंड इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, ये एक्सरसाइज में का ही क्वेश्चन है, आपको इसको लर्न करना है आगे जाकर, तो समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का ही है, पर इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल तो वी सी द फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल का पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे अभी इसको। तो ये हमने देखा ही है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी हैविंग डाई मीन्स टू एटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर मोनो एटोमिक गैस आप कंसिडर करते हो, मोनो एटोमिक गैस यानी हेलियम है, तो इट हैज़, हेलियम के लिए मोनो मीन्स वन एटम है, तो इट हैज़ ओनली 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्योंकि हेलियम कैसा है, हेलियम को भी हमने यहाँ पे मूव इन अ स्पेस ऐसा बोला है, तो हमने देखा था इफ़ मॉलिक्यूल इज़ फ्री टू मूव इन अ स्पेस देन इट हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और कैसे 3 डिग्री रहेगी, इट इज़ ट्रांसलेशनल, 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हेलियम एटम को भी कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे, 3 ट्रांसलेशनल, कैसे रहेंगे, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को शॉर्ट में आपके बुक में भी लिखा है DOF, 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज DOF। ओके, बट इफ़ वी कंसिडर डायटोमिक गैस, अब डायटोमिक गैस यानी कौन से है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल्सो द डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स। तो विद 2 एटम्स, उसमें उनमें डायटोमिक क्यों बोला है, क्योंकि 2 एटम्स, डाई मीन्स 2 और एटम्स है, तो उनको बोलते हैं डायटोमिक। ठीक है, 2 एटम्स वाला तो कौन से है गैसेस, ऐसे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स विथ 2 H2 भी है, विथ 2 एटम्स लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, द मॉलिक्यूल हैज़ अगेन 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगा, 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बट यहाँ पे सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, डायटोमिक होने की वजह से अब जो सेकंड वाला है तो इट कैन रोटेट अबाउट Z एंड Y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि डायटोमिक को 2 मॉलिक्यूल दिए हैं, O पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे वो रोटेट हो रहे हैं अलोंग द Z एक्सिस, अलोंग Z एक्सिस रोटेट हो रहा है, और ऐसे ही वो अलोंग Y एक्सिस भी रोटेट करेगा। X एक्सिस को रोटेशन होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कहाँ लाया है, अलोंग X एक्सिस। कहाँ पे है वो, X एक्सिस के अलोंग ही है। तो रोटेशन कैसा हो रहा है, रोटेशन यहाँ पे भी लिखती हूँ, रोटेशन हो रहा है तो एक तो Z एक्सिस के अलोंग, नहीं तो और इसलिए लिखती हूँ एट ए टाइम वो एक ही एक्सिस पे करेगा और Y एक्सिस के अलोंग रोटेशन करेगा। ठीक है, तो अगर X एक्सिस के अलोंग करता है, Y एक्सिस के अलोंग करता है, देयरफॉर इट हैज़ 2 एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी उनको क्या रहेगा, 2 एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगा। ठीक है, कौन सा, यानी रोटेशनल, और वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे हमने देखा अभी 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देती है, ये तो है ही फिक्स, प्लस 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या प्रोवाइड करेंगे, 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या कि अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो है ही, बट in addition to this it can rotate about Z and Y axis, so
अब z एंड y एक्सिस है तो क्या होगा, हेंस द मॉलिक्यूल्स लाइक O2 आर देयरफॉर 2 एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। 2 एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी रहेगी, यानी ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसकी वजह से रहेगा, ट्रांसलेशनल की वजह से रहेगा, और ये 2 किसकी वजह से रहेगा, रोटेशनल की वजह से रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि ये कि ट्रांसलेशनल की तो है ही 3 DOF ट्रांसलेशनल, यहाँ पे मैं ऐसा लिखती हूँ 3 DOF ट्रांसलेशनल प्लस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशनल, ऐसे मिलके 5 रहेंगे उनको। ठीक है, 5 है, अभी 5 हम देख रहे हैं, आगे भी है कितने 7 रहते हैं, तो 7 कैसे आते हैं वो देखना है, 7 कैसे आते हैं वो देखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलो आगे जाते हैं फिर। तो अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हमने फर्स्ट लेसन में ही ये देखा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो उनको उसको कौन से 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोला है, तो कैसा रहेगा फिर, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ हाफ I x ओमेगा एक्स स्क्वायर। हाँ, क्योंकि हमने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये फर्स्ट क्या रहेगी, हाफ I x ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं सॉरी यहाँ पे y रहेगा, और हाफ I z ओमेगा z स्क्वायर, ये दूसरी रहेगी। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे 2 रहेगी। ठीक है, तो ई की वैल्यू कैसी रहेगी फिर, टोटल ई इज ड्यू टू द ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल, ई ट्रांसलेशनल रहेगा और ई रोटेशनल भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये ई ट्रांसलेशनल यानी क्या रहेगा, हाफ mv(x) स्क्वायर प्लस हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर, और ई रोटेशनल क्या रहेगा फिर, हाफ iz ओमेगा z स्क्वायर प्लस हाफ iy ओमेगा y स्क्वायर। ठीक है, ऐसे रहेगी। ओके, समझ में आया। फिर ये तो वापस जाते हैं हम, देखो इसको पूरा इरेज कर लेते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं समझती हूँ। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। तो यही सब मैंने जितनी बड़बड़ की अभी वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब इसको ही फिर से लिखती हूँ जो अभी हमने लिखा है यहाँ पे कि क्या है, ई रोटेशनल जो है, ई कैसा मिला फिर अपने आपको, ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल, ऐसे मिला है ई रोटेशनल। ओके, ऐसे आपको मिलता है। तो ई ट्रांसलेशनल है हाफ mv(x) स्क्वायर प्लस हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। और ई रोटेशनल कैसा रहेगा, हाफ I चाहिए यहाँ पे, हाफ I ओमेगा iz ओमेगा z स्क्वायर प्लस हाफ iy ओमेगा y स्क्वायर। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो ये अबव इक्वेशन अगेन कंसिस्ट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म्स दैट करस्पॉन्ड्स टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ईच कंट्रीब्यूट कितना करेगा फिर, ईच टर्म अगेन ईच टर्म contributes 1/2 kBt, इतनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा 1/2 kBt टू द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये समझ में आया आपको, ऑफ द मॉलिक्यूल। हर एक टर्म, क्योंकि हर एक टर्म में क्वाड्रेटिक टर्म वेलोसिटी की है, वेलोसिटी का पावर 2 दिख रही है, तो हर एक टर्म आपको कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ kBt। फर्स्ट टर्म हाफ kBt, सेकंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ और फिफ्थ हाफ।
ठीक है, ये समझ में आया। तो अब डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अब इट कैन ऑल्सो ऑसिलेट अलोंग द एक्सिस, सिर्फ रोटेशन नहीं होता है तो वहाँ वो ऑल्सो ऑसिलेट भी करता है, दैट इज़ इट्स मोशन एड्स न्यू एनर्जी नोन एज वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी रहेगी, उसको रोटेशनली नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 8 नंबर का अपना पॉइंट चल रहा था कि इन एडिशन टू दिस देयर इज़, ये जो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स में जो द एटम्स है, द एटम्स कैन ऑसिलेट कहाँ पे ऑसिलेट है और होते हैं अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस this motion adds energy associated with वाइब्रेशन भी बोल सकते हो, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन एक ही है, विथ वाइब्रेशंस टू द टोटल एनर्जी। ठीक है, ये सब लिखना है ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मीनिंग समझ में आया क्या है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के जो एटम्स है वो ऑसिलेट करते हैं अगेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो अब सिर्फ रोटेशन, अभी हमने देखा कि वो रोटेट भी हो रहा है अलोंग जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे तो लाए ही है, वो जेड एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करेगा, इसलिए उसको आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर ये भी टर्म ऐड होगी और हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर भी ऐड होगी। बट अभी ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स है दे कैन ऑसिलेट अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो ऑल्सो मोशन, उसका मोशन ऐड करेगा न्यू एनर्जी को, दैट इज़ ड्यू टू द वाइब्रेशन। तो दैट इज़ नोन एज वाइब्रेशनल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी रहेगी, ये ऑल्सो टोटल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन रहेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन ऐसा अगेन रहेगा टोटल एनर्जी में। ठीक है, तो देखेंगे कैसा लिखेंगे फिर अब इसको। अब अपनी एनर्जी क्या बन गई है, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू E ट्रांसलेशनल, ये तो है ही, पहले हमने लिखा है E ट्रांसलेशनल। सेकंड टर्म अपनी बन गई थी E रोटेशनल। अब थर्ड टर्म भी आ गई है, इट इज़ नोन एज E वाइब्रेशनल। ओके, थर्ड टर्म क्या आ गई है, E वाइब्रेशनल। ठीक है, समझ में आया फिर। तो अब टर्म जो E है, ये E वाइब्रेशनल कैसा रहता है, E वाइब्रेशनल इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। अगेन E वाइब्रेशन कैसे बनता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। फर्स्ट वन इज़ नोन एज E काइनेटिक प्लस E पोटेंशियल। ये आपके बुक में नहीं दिया है पर आपको याद रखने के लिए ये इजी जाएगा। E पोटेंशियल ऐसा रहता है, उनको पोटेंशियल एनर्जी है, तो E काइनेटिक यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी हाफ mv। अब नहीं यूज़ करेंगे, वाइब्रेशनल को दिखाने के लिए U स्क्वायर का यूज़ करेंगे, U को करेंगे वहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर रहता है, तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे उसको हाफ mu स्क्वायर प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी उसको रहेगी हाफ kr स्क्वायर। ओके, ऐसे डिनोट करेंगे इसको। अब यहाँ पे जो u है, वेयर, ये u क्या है, u इज़ द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन लेंगे उसको, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और जो R है वो क्या है, R इज़ द, यहाँ पे वेक्टर लिखते हैं, R इज़ द सेपरेशन बिटवीन द एटम्स परफॉर्मिंग ऑसिलेशंस। दोनों में का कितना डिस्टेंस है, द सेपरेशन बिटवीन
द atoms performing oscillations, ठीक है। ऑसिलेशन लेसन में ये सब आपका क्लियर ही होने वाला है। और K इज़ नोन एज फोर्स कांस्टेंट, K को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी रहेगी। अभी तो इसको आप फिलहाल लर्न ही करो, बाद में जब ऑसिलेशन लेसन हो जाएगा तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया है यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो हमने लिखा है ई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है अगेन यहाँ पे जो है ऑल द वेलोसिटी टर्म्स आर क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक है। अगेन ईच टर्म कंट्रीब्यूट, यानी हर एक टर्म कंट्रीब्यूट करेगा हाफ kBt एनर्जी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म भी कंट्रीब्यूट करेगा हाफ kBt, ये भी करेगा हाफ kBt, ओके। तो यहाँ पे मैं ये लिखना बहुत ज़रूरी है, सबने ये लिखना ही चाहिए। क्या है तो द टर्म्स इन इक्वेशन, वो जो इक्वेशन हमने तीनों का लिखा था, वाइब्रेशन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, ये हर एक टर्म में जो है इन दिस टर्म्स ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। आर कैसे है, टर्म्स है आर क्वाड्रेटिक यानी 2 पावर वाले इन वेलोसिटी। हमने देखा अभी यू पे क्या है, स्क्वायर है वेलोसिटी एंड पोजीशन भी आर स्क्वायर है एंड पोजीशन भी उसकी क्वाड्रेटिक है रिस्पेक्टिवली एंड each term contribute कितनी को एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है, each term contribute हाफ kBt, इतना कंट्रीब्यूट करता है। तो इसीलिए द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हैव 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैव 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये सब आपने मेरे साथ लिखना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके। कैसे 7 होंगे मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, DOF, इसको शॉर्ट लिखेंगे। 3 ट्रांसलेशनल रहेगा, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे रहेंगे, ट्रांसलेशनल रहेगा 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम DOF से लिखते हैं, प्लस 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, प्लस 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ऐसा रहेगा। तो अब 3 यहाँ पे हाफ kBt, ओके, हाफ kBt प्लस 2 हाफ kBt प्लस 2 हाफ kBt, यानी टोटल कितना हो गया फिर 3 + 2 + 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी 7/2 kBt आएगा, 7/2 kBt, ओके। समझ में आया। यानी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हैव टोटल 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके। थोड़ा सा लेंदी ये है, पर आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं होप करती हूँ, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। आपके हैंडराइटिंग में अच्छे से आप लिख लो इसको। आज थोड़ी सी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आई है मेरी, पर आप प्लीज़ उसको कंसिडर करो और इसको लिखो, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से स्टार्ट होता है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। तो आज के दिन यहाँ पे रुकते हैं। तो अगले जो है, अगले वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगला लेक्चर अपना, तो उसमें देखेंगे मेयर्स रिलेशन, ओके। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।